हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप जो है किन किन स्टाइल में होती है, स्टाइल करेंगे भी लीडरशिप के मींस लीडरशिप किन किन स्टाइल में की जाती है। सबसे पहला स्टाइल है हमारे पास ऑटोक्रेटिक और टास्क मैनेजमेंट लीडरशिप। इस स्टाइल में लीडरशिप क्या में क्या होता है, जो लीडर पर्सन होते हैं सिर्फ ऑर्डर देते हैं और सबॉर्डिनेट जो है उसको फॉलो करते हैं। लीडर आपको बोल देगा भी आपको ये काम करना है और सबॉर्डिनेट जो है उस काम को कंप्लीट करेंगे। इसमें जो लीडर्स होते हैं 3-4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लीडर आते हैं इसी टाइप में 3-4 प्रकार के लीडर्स आते हैं। पहला होता है स्ट्रिक्टली ऑटोक्रेटिक लीडर्स, जो स्ट्रिक्टली बेस पे काम करवाते हैं, मींस उनका रोब थोड़ा ज्यादा होता है, उन्होंने जो बोल दिया वो काम कंप्लीट होना ही होता है। सेकंड इसमें होता है बिनोवलेंट ऑटोक्रेट। बिनोवलेंट ऑटोक्रेट क्या होता है, इनके पास हाई प्रोडक्टिविटी के लिए ऑलवेज प्रेशर्स होता है, ये हमेशा हाई प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, अभी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हमें फायदा। तीसरा हमारे पास है मैनिपुलेट ऑटोक्रेट। मैनिपुलेट ऑटोक्रेट लीडर्स वो होते हैं जो सबॉर्डिनेट्स को फील करवाते हैं कि आप भी अपने काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस जो हम काम करवा रहे हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, भी आपका योगदान पूरा चल रहा है। जो स्ट्रिक्टली पर्सन होते हैं वो बोलते हैं कि हर जगह सिर्फ मैं ही काम करवा रहा हूँ, मींस ऑटोक्रेट टाइप्स हमारी यही है कि वो आपको ऑर्डर्स देंगे, आपको वो काम कंप्लीट करना होगा। इसके फायदे हमें ये होते हैं कि ऑर्डर्स जो होते हैं टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं और प्रोडक्शन जो है हाईली होती है। दूसरा हमारे पास है पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप स्टाइल में लीडर वो कंसल्टेंट का काम करता है और सबॉर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट्स करने का पूरा चांस देता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पूछिए और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करके हम अपना काम कंप्लीट करवाएंगे। ऐसी लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, हर एक जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको फैमिली बिहेव जैसा लगता है, भी हम एक फैमिली में काम कर रहे हैं और हमारी कॉस्ट भी कम लगती है और टाइमली ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास है लाइसेंस फ्री और या फिर फ्री रेन लीडरशिप। इस प्रकार की लीडरशिप में क्या था, कोई किसी प्रकार की लीड नहीं होती, हर एक बंदे को पूरी की पूरी आजादी मिल जाती है। जो बंदा ग्रुप में काम कर रहे होते हैं ग्रुप अपने आप ही काम करते हैं, लीडर्स पर्सन क्या करते हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं, उनको ये नहीं कहने देते कि हमारे हर जगह हमारा रूल चलेगा, मींस ग्रुप अपने आप ही काम कंप्लीट करेंगे, किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। कई जगह पे इसी प्रकार की लीडरशिप भी चलती है, बता देते हैं भी आपके ग्रुप का ऑपरेटर ये है, लेकिन वो भी आपके साथ वैसे ही काम कंप्लीट कर रहा होता है। फोर्थ हमारे पास है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। पैटर्नलिस्टिक मतलब जैसे पेरेंट्स की तरह काम किया जाता है। जो लीडर्स होगा मींस आपके फादर की तरह, इन्होंने लिखा है बीच में फादरली बिहेव करेगा, जैसे बच्चों के लिए प्यार करते हैं, मींस लीडर सेम आपको बच्चों की तरह ही आपको समझेगा और आपसे वो काम कंप्लीट करवाएगा। आपको ऐसा बिहेव होगा कि हम एक फैमिली में रिलेशनशिप में बैठ के काम कर रहे हैं और अपना घर का काम समझ के ही फटाफट उस काम को कंप्लीट करते चले जाते हैं। फिर हमारे पास है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप जो पर्सन होगी या लीडर जो पर्सन बनता है उसमें कौन कौन सी स्किल होनी जरूरी है। सबसे पहले स्किल आती है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन स्किल हमेशा वो पर्सन होगा जिसको सारे लोग जो है फॉलो कर रहे होंगे, मींस उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, गेट बंद कर दे। उसमें सबसे पहले कहते हैं एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब कि उसके बाद दया भावना होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल में ये जरूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, जो पर्सन लीडर बनेगा उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई लीडरशिप नहीं होती है। फिर है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका भी परफेक्ट होना चाहिए, किसी से भद्दी तरह बात करना तो वो गलत हो जाएगी, मींस ह्यूमन स्किल में जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन लेवल भी बेस्ट होना चाहिए आपका। उसके बाद टीचिंग स्किल, जो लीडर बनेगा ह्यूमन स्किल में उसमें टीचिंग स्किल होनी चाहिए, मींस वो सिखा सके भी यहाँ काम को कैसे कंप्लीट करना है। फिर हमारे पास है सोशल स्किल। सोशल स्किल्स का मींस वो अपने फॉलोअर्स को या सबॉर्डिनेट्स को समझ सकता हो, अंडरस्टैंड कर सकता हो भी उनकी नीड्स क्या है, उनको नीड्स को कंप्लीट करवाने की कोशिश हो उसमें। दूसरी स्किल हमारे पास है कंसेप्शनल स्किल। कंसेप्शनल स्किल्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव वो पर्सन होगा जो पूरी की पूरी सिचुएशन को एक बार में समझ आता है। मान लीजिए आपकी कंपनी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपके ग्रुप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लीडर उस प्रॉब्लम को समझने वाला होना चाहिए, मींस किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने वाला पर्सन। जैसे इन्होंने लिखा है भी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटर ऑफ द फर्म, नोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म, मींस उसको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए, उसको कंपनी के कंपटीटर्स कौन है, उनको कैसे नीचे करना है वो भी पता होना चाहिए, प्लस कंपनी में बिहेवियर किस प्रकार का चल रहा है, मींस कंपनी किस दिशा में काम कर रही है, वहां के लोगों की सोच कैसी है, वो कौन सा बंदा गड़बड़ करने वाला है, वो अंडरस्टैंड कर सकता हो, वो स्किल भी लीडर के पास होनी चाहिए। फिर है हमारे पास टेक्निकल स्किल।
कहता है जो भी पर्सन लीडर बनेगा उसके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने अपने डिपार्टमेंट की, क्योंकि एक लीडर ये नहीं होता कि पूरी कंपनी का ही लीडर वो बना देता है। हर एक डिपार्टमेंट में या फिर हर एक ग्रुप में लीडर्स होते हैं। जिस काम में वो बंदा परफेक्ट होता है तो उसमें उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपनी टेक्निकल बेस पे ही उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं भी लास्ट में जो स्किल है वो हमारे पास होनी चाहिए पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल के मंस उसके पास कुछ अपने बेस्ट सोर्सेज होने चाहिए जिस बेस पे वो लीडर बना है। सबसे पहले उसके पास इंटेलिजेंसी का मतलब कि वो बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक ही मिनट में कोई भी सिचुएशन आए उसको सॉल्व करने का टाइम ना, मीन्स उसका मायदा रखता हो। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फटाफट समझे उसको सॉल्व करते। दूसरा, इमोशनल मैच्योरिटी। हमेशा उस बंदे में इमोशनल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। किसी बंदे को किस तरह डील करना है उस हिसाब से वो बिहेव करना जानता हो। ये ना हो कि सिर्फ एक ही बिहेवियर की तरह वो काम करवा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मीन्स पर्सनल स्किल में उसमें इमोशनल भी होने चाहिए। किसी की पर्सनल की और गड़बड़ है तो मीन्स उसको सॉल्व कैसे करनी है उसको पता होना चाहिए। पर्सनल मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी बंदे को मोटिवेट करना तो किस बेस पे कर सकते हैं। कई बार कुछ बंदे पार्टिसिपेशन में मोटिवेट होते हैं, कुछ बंदे होते हैं आगे उनको कंपनी में काम आगे ज्यादा करवाया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिले तब खुश होते हैं। या फिर कुछ बंदे ऐसे होते हैं भी जिनको सिर्फ पैसे तक ही मतलब होता है, तो उसको ये पता होना चाहिए भी वो पर्सनल मोटिवेशन कैसे करवा सकता है। उसके बाद इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि उसमें एक होनेस्टी जरूर होनी चाहिए। काम के प्रति हमेशा बंदा वफादार होना चाहिए। ये नहीं कि वो लीडरशिप बना है उसको ये ना होगी मैं लीडर बनाऊं काम अपने आप होता चला जाएगा, लेकिन उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एक लास्ट में लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। जो भी बंदा लीडर बनेगा उसका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। किसी भी दिशा में काम करना तो वो काम कर सके। उसको ये ना हो कि सिर्फ मैं एक ही जगह पे परफेक्ट हूँ, काम कोई चेंज करने की जरूरत है या ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, एज पर कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन एक जगह पे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कहीं पे कहीं भी दिशा में काम करवाना है तो वो करवा सके उस बंदे से, उसको हम लीडरशिप बोलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप करने के कहता फायदे क्या आते हैं इंपॉर्टेंशिप। सबसे पहले लिखा है इट प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज इंडिविजुअल ग्रुप टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। मींस कंपनी के जो गोल है वो इजिली बेस पे अचीव हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं अभी वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब कोई बंदा अट्रैक्टिव लीडर होगा उसके पास चारों स्किल्स होंगी तो वो कंपनी में काम जो है बढ़िया तरीके से करवाएगा। जितनी ज्यादा वेस्टेज होती है वो कम हो जाएगी। कंपनीज की कॉस्ट जो है कम हो जाती है। काम को कंप्लीट करवाने में जितनी कॉस्ट हमें लगती है वो बंदा स्किल के अकॉर्डिंग काम करवाएगा। स्किल में क्या है परफेक्ट लोगों को और ज्यादा परफेक्ट बनाता है वो, तो उससे कंपनी की कॉस्ट कम लगती है। टाइम रिड्यूस हो जाता है, मीन्स टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाती है। जितना ऑर्डर को टाइम कंप्लीट करने में हम बोले सभी ग्रुप को इकट्ठा काम करो जैसे मर्जी कंप्लीट कर दो तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर हम एक सीक्वेंस में लीडर के बेस पे काम करते हैं तो हमारा टाइम भी कम लगता है। कंपनी का प्रॉफिट लेवल वो इंक्रीज होगा। कंपनी में जो पर्सन सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे होंगे उनकी सोशल नीड्स जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। प्लस लिविंग स्टैंडर्ड जो है अपलिफ्ट होता है। अगर इकोनॉमी पे बात करें तो जीडीपी लेवल इंक्रीज हो जाता है। गवर्नमेंट की नेशनल इनकम जो है वो भी अप हो जाती है। तो ये लीडरशिप के फायदे हैं। लीडरशिप में अथॉरिटी जो है प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाती है। फिर हमारे पास है फंक्शन ऑफ ए लीडर्स। लीडर्स जो है क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले टू टेक द इनिशिएटिव। लीडर हमेशा कहता है इनिशिएटिव का मतलब हमें मेजर करते हैं किस टाइम पे क्या चीज की जरूरत है। नेसेसरी देखते हैं भी किस सिचुएशन में किस चीज की ज्यादा जरूरत है या किस पर्सन की ज्यादा जरूरत है। उनको एक मिनट में वो डिसीजन लेके वो चेंजेस कर देते हैं। दूसरा, ही आइडेंटिफाई ग्रुप गोल। कंपनी के जो गोल होते हैं उनमें से हर एक ग्रुप का क्या रोल बनता है, मीन्स उसमें क्या ग्रुप का गोल क्या होगा उनको आइडेंटिफाई करता है, उस बेस पे कंप्लीट करवाता है। ही रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर हमेशा जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ग्रुप में बात करेगा हमेशा कंपनीज के लिए ही बात करता है। पर्सनल बंदों के साथ अट्रैक्टनेस उसकी होती ही आती है, लेकिन उसने काम जो है कंपनी के लिए करना होता है और कंपनी को भी हर जगह रिप्रेजेंट करता है। ही एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है भी एक तरह का विचोले का काम करता है वो बंदा। मीन्स उसने कंपनी के लिए भी काम करना है और जो ग्रुप में पर्सन काम कर रहे हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों तरफ उसको काम करना होता है। अभी टॉप से जो ऑर्डर आएंगे वो ग्रुप में बताएगा, जो ग्रुप की जो कंडीशंस होंगी वो टॉप में इन्फॉर्मेशन देता चला जाएगा। टू असाइन रीजन फॉर हिज एक्शन। हमेशा जो भी वो काम करता है उसके पीछे उसने कोई ना कोई रीजंस होते हैं और उसका उसने डॉक्यूमेंट एविडेंस जरूर बना के रखा होता है।
टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है कि सभी लोग उसको फॉलो करते हैं अचीव करने के लिए, डाटा जो है सबके सामने लेके आना। इंटरप्रेशन का मतलब यही होता है कि आपने रिप्रेजेंट करना इंटरप्रिटेशन में। आइए उसके बाद है गाइड एंड डायरेक्ट। लीडर जो हमेशा गाइडेंस का काम करते हैं, मीन्स बंदे को काम कैसे करना है उसके लिए गाइडेंस देंगे, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्लस डायरेक्शन देते हैं किस दिशा में कौन बंदा अचीवमेंट कर सकता है। क्योंकि ये नहीं होता कि ग्रुप में लीडर बना दिया, वो आपको सिर्फ बोला कि ये काम कंप्लीट कर दो, वो आपको गाइडेंस भी करेगा। मीन्स आपने किस दिशा में, आपने भी तो ऑब्जेक्टिव होते हैं आप कंपनी में बताए होते हैं, तो अपने लीडर्स भी आपको पूछेंगे जरूर भी आप क्या सोच के कंपनी में आए, तो आपको डायरेक्शन बताएंगे भी इस दिशा में ऐसे काम करो तो आप आगे बढ़ सकते हो। टू इनकरेज टीम वर्क, हमेशा कोशिश करते हैं कि टीम वर्क को ज्यादा इनकरेज करते हैं, मीन्स आगे लेके आने के लिए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे काम कंप्लीट करवाएंगे। ही मैनेज दी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, वहां कहाँ पे प्लानिंग करनी है, कहाँ पे डिसीजन लेना है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सारे काम जो है हमारा लीडर कंप्लीट करता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लीडरशिप के स्टाइल पूछ सकते हैं, लीडरशिप की थ्योरीज पूछ सकते हैं, या लीडरशिप के इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, या फिर लीडर के वर्क क्या होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे बाद में थ्योरीज के लिए। पहले हमने मोटिवेशन की 3 थ्योरी पढ़ी थी, अभी लीडरशिप की है 9 थ्योरी। पहली थ्योरी पढ़ते हैं ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये जो ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप है ये डिस्क्राइब करती है बंदे के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को। ये पर्सन, इस ट्रेट कोई पर्सन है, इसमें इन्होंने बताया चार्ल्स बर्ड है, उसने एग्जामिन किया कि कोई भी बंदा जो लीडर बनेगा उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बंदे को, तो उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा देखा जाए, उसमें वो सारी विशेषताएं होनी चाहिए तो वो बंदा कहते हैं लीडर्स बन सकता है। इन्होंने बताए भी हैं कि कहता है वो बंदा, जो भी बंदा लीडर्स होगा उसकी गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में सॉल्व करना है या कोई डिसीजन लेना उसके पास वो कला होनी चाहिए, इनिशिएटिव होने चाहिए, इनिशिएटिव मीन्स काम को प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करने वाला पर्सन होना चाहिए, इमेजिनेशन, जो भी लीडर पर्सन है उसके इमेजिनेशन कला होनी चाहिए, मीन्स वो आगे फ्यूचर को इमेजिन करने वाला होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए भी कोई काम जो फ्यूचर में कैसा होने वाला है। डिजायर टू बी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा उस बंदे में एक इच्छा होनी चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। मेच्योरिटी मीन्स शांत रहने वाला पर्सन भी होना चाहिए। कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कुछ गड़बड़ होगी तो सारा हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन वो बंदा मेच्योरिटी वाला भी होना चाहिए, थोड़ा सब्र वाला, मीन्स कहीं गड़बड़ हो रही तो उसको सॉल्व करने वाला पर्सन होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी पर्सन कहता है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स बर्ड, वो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो मैं काम करवा रहा हूँ वो सही करवा रहा हूँ। फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी, वो बंदा हर एक काम मीन्स अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके प्रति फेयरली होना चाहिए। फेयरली मीन्स उनके साथ प्रॉपर देखिए एज ए फैमिली रिलेशन की तरह काम करने वाला। कंसिडरेशन मीन्स हमेशा अपने फॉलोअर्स को कंसिडरेशन में लेके चलने वाला होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है आपसी सहमति या फिर म्यूचुअल कॉन्सेंट, जैसे बोलते हैं सबकी मंजूरी होनी चाहिए, वैसा पर्सन होना चाहिए जो अपने फॉलोअर्स को अपने पीछे लगा करके, जैसे हमने देखा इलेक्शंस होती हैं तो बहुत सारे नेता के पीछे अलग अलग लोग घूम रहे होते हैं तो उसके फॉलोअर्स होते हैं, तो सेम कंपनी में भी ऐसे ही होता है, कोई ना कोई पर्सन जो लीडर होगा क्या था वो कंसिडरेट भी होना चाहिए। ट्रेड थ्योरी के कहते हैं जहां कुछ फायदे इन्होंने बताए भी, अगर ये सारे पॉइंट्स होंगे तो उनको फायदे होंगे, लेकिन ट्रेड थ्योरी के कुछ लिमिटेशन भी बताए हैं उन्होंने। कहता ये लीडरशिप हम मान के चल सकते हैं इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, हम कहाँ पर फाइंड करेंगे इन चीजों को, ये बंदा लिमिटेशन में कुछ बोलते हैं भी, ये जो क्वालिटीज होती है कहता है इनबॉर्न होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता चल जाएगा ये क्वालिटीज ऑटो मूड पे आ जाती हैं। आप कैसे फाइंड कर लेंगे इस चीज को भी सभी जगह परफेक्ट है या नहीं है। दूसरा, ए लीडर में प्रूव वेरी सक्सेसफुल इन वन सिचुएशन ड्यू टू सम ट्रेड्स बट मे फेल इन अदर, कहता हो सकता है लीडर्स इन ट्रेड्स की वजह से कुछ जगह पे फायदेमंद हो, लेकिन कहीं जगह पे मान लो प्रोडक्शन करवानी जो कुछ करनी हो सकता है फेल हो जाए, तो ये लीडरशिप कहता हम इतनी बेटर नहीं मान सकते। दिस थ्योरी आल्सो फेल टू मेंशन द ट्रेड्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लीडरशिप, कहता है ये थ्योरी में ये नहीं बताया गया कि लीडरशिप में और क्या काम होना चाहिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था लीडर भी टेक्निकल भी होना चाहिए, पर्सनल भी होना चाहिए, मीन्स कंसेप्शनल बेस पे भी होना चाहिए। इस थ्योरी में तो कहता सिर्फ उसकी पर्सनल ट्रेड्स को ही बताया गया है। देयर कैन नॉट बी कॉमन लिस्टेड पर्सनल ट्रेड्स फाउंड इन ऑल सक्सेसफुल लीडर्स, एक सक्सेसफुल लीडर्स में कहता आप सारे ट्रेड्स फाइंड करना चाहते हैं, मे भी आपको ना मिले, कुछ ना कुछ उसमें कम भी हो सकता है, क्योंकि एक जैसा पर्सन सर्वगुण संपन्न ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, वो पर्सन हमने फाइंड करना है तो भगवान ही है, हम तो है नहीं भाई, है ना, तो नहीं होने वाले हैं। दूसरी थ्योरी आपके पास निकल के आनी है बिहेवियर थ्योरी ऑफ
लीडरशिप, जिसमें कहता सिर्फ बंदे का बिहेवियर ही चेक किया जाता है। ये पर्सन में इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पार्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द लीडर्स प्रोवाइड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन ऑफ द फॉलोअर्स सो दे रिकॉग्नाइज हिम एज ए गुड लीडर्स। किसी भी कंपनी में कहता अगर इस थ्योरी को अप्लाई करें तो उसमें लीडर जो पर्सन होगा उसमें बिहेवियर थ्योरी को हमेशा देखना होगा। मीन्स वो कैसे लोगों के बिहेवियर, मीन्स अपने साथ जो फॉलोअर्स हैं उनके बिहेवियर को सेटअप करता है। क्योंकि जो पर्सन कंपनी में आएंगे अलग अलग सोच वाले आएंगे, सबका बिहेवियर और काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होगा। उनको कैसे चेंज किया जाता है, मीन्स हम अपनी स्टडी से इंस्पायर करेंगे। जहाँ लीडर्स वो पर्सन होना चाहिए जो अपने आप को इंस्पायर कर, दूसरे लोगों को इंस्पायर करवा सके अपने से। मैंने इतनी स्टडी की, इस बेस पे मेरे को नॉलेज है, आपकी जो नॉलेज है इसमें यहाँ पे यूज हो सकती है, जो जो टेक्निकल बेस में काम हो सकते हैं। मीन्स एक बंदे का बिहेवियर चेंज करना इस थ्योरी में कहते हैं। ये इन्होंने बताया भी है। बिहेवियर, एक पर्सन कहता है बिहेवियर आइडेंटिफाई द बिहेवियर एग्जाम्पल में लीडर्स क्या करते हैं, बिहेवियर को चेक करते हैं। वो देखते हैं भी कौन सा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है और किसकी क्या परफॉर्मेंस है, बिहेवियर बेस पे चेक हो जाती है। प्लस हम लीडरशिप स्टाइल को फिर आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी बंदे का कहता बिहेवियर को रीड नहीं करोगे तो आप कंपनी में लीडरशिप स्टाइल लगा ही नहीं पाओगे। क्योंकि बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना जरूरी है। जो बंदा कंपनी में आएगा उसकी परफॉर्मेंस प्लस उसका काम करने का तरीका या फिर उसकी सोच कितना को वो कंपनी के लिए सेटिस्फाइड है, ये जानना जरूरी होगा। फिर हमारे पास निकल के आती है थर्ड वाली, कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप हमेशा दिखाती है, कहते हैं हमने एक पीछे मोटिवेशन में पढ़ी थी कंटीजेंट थ्योरीज, उसी तरह ही कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप की है। ये बंदा बोलता है कि जो लीडरशिप होगा अलग अलग सिचुएशनल टाइप का होना चाहिए। उसके पास सिचुएशंस जितनी भी हो उन सिचुएशन को कंप्लीट करने वाला। मीन सिचुएशन में मान लो कहीं पे लो प्रोडक्शन चल रहा है तो वो लो में कैसे बिहेव करता है, मीडियम परफॉर्मेंस चल रही है कैसे बिहेव करता है, कोई मान लो लेबर टर्नओवर है कैसे बिहेव करता है। मीन्स ऐसा पर्सन हमेशा ट्रस्टफुल पर्सन होना चाहिए, प्लस उसके पीछे फॉलोअर्स भी होने चाहिए, प्लस वो टाइमली कंप्लीट करने वाला भी होना चाहिए। इसके जो पॉइंट मैं बताता हूँ, आप पेज नंबर लीजिए। ये बताता है कोई भी बंदा जो लीडरशिप में आएगा उसके पास कहता है एक तो एजुकेशन प्लस कम्युनिकेशन बेटर होने चाहिए। फिर उसके पास कहता है पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। मीन्स काम में अपने आप को पार्टिसिपेट भी करे और खुद इन्वॉल्व हो ताकि काम कंप्लीट हो। थर्ड उसको बता रहा कि फैसिलिटेशन और सपोर्ट, हमेशा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला हो प्लस सपोर्ट करने वाला पर्सन होना चाहिए, तभी वो लीडर बेस्ट हो सकता है। नेगोशिएशन और एग्रीमेंट, मीन्स जहां पर उसको लगता है भी कोई गड़बड़ हो रही है वो नेगोशिएट करने वाला पर्सन होना चाहिए। ये नहीं कि जो पर्सन गड़बड़ कर रहे हैं उनको सिखाने की बजाय उनको डांट लगाई या फिर उनके ऊपर जुर्माना लगवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगोशिएट करने वाला पर्सन होना चाहिए। मैनिपुलेशन और कोऑपरेशन, हमेशा उसके पास कहता है मैनिपुलेशन मीन काम को बढ़ाने वाला प्लस कोऑपरेशन करने वाला। कहीं पे किसी को लग रहा है भी उसकी जगह पे बंदा कोई और काम कर सकता है, चेंज भी करवा दे लेकिन वो बंदे को हट दूर ना करे या फिर खुद उसकी जगह काम कर ले तो वो कंपनी को फायदा हो। एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट कोर्शन, किसी भी प्रकार का कोई दबाव न डाले, सिर्फ वो प्रेशर जो डाले उनको काम के प्रति डाला जाए ताकि वो इजीली बेस पे फैमिली बेस पे काम करें। कुछ लोग होते हैं किसी को धमका के काम करवाते हैं भी अगर आपको नहीं करोगे तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी या फिर आपका ओवर टाइम आपको नहीं मिलेगा। ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। कहता हमेशा जो प्रेशर डालने वाला होगा वो मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड पावर का प्रेशर होना चाहिए। जैसे बोलते हैं एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट, कुछ कम बढ़ती वाला होना उसको बोला जाए अगर ये काम टाइम पे कंप्लीट करोगे तो मैं आपको ओवर टाइम ज्यादा दिलवा दूंगा, लेकिन वेस्टेज भी साथ में कम करनी है। वो चीजें साथ में देखने वाला पर्सन होना चाहिए। तो ये जो थ्योरी बोलती है कंटीजेंसी, कहता अगर कोई लीडर बनना चाहता है तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कहता उसके पास उसकी स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे हमने बोला मान लिया आपने मैनेजर बनना है तो आपको बीबीए या बीकॉम होनी चाहिए तभी आप मैनेजर बन सकते हैं। सेम लीडर्स में भी उसने बोला भी उसकी स्टडी उतनी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर हमारे पास है फोर्थ थ्योरी, वो है हमारे पास मैनेजरियल ग्रेड। मैनेजरियल ग्रेड एक रॉबर्ट पर्सन है, रॉबर्ट्स और मोल्टन हैव डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टू बेसिक लीडर बिहेवियर कंसर्न द पीपल एंड कंसर्न द प्रोडक्शन। मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी जो बोलती है जो पर्सन दो है इन्होंने ब्लेक और मोल्टन बोले, ये कहता भी इस थ्योरी में सिर्फ दो चीजों को कंसर्न करना जरूरी है। पर्सन्स को भी कंसर्न करो जो पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्लस साथ में प्रोडक्शन को। क्योंकि जो पीछे वाली थ्योरी है फर्स्ट ट्रेड थ्योरी थी उसमें सिर्फ पर्सनल स्किल लिखी गई, जो बिहेवियर थी उसमें सिर्फ बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया गया। थर्ड आई उसने सिर्फ पर्सन्स की ही थ्योरीज को देखा, था उसके पास स्टडी वगैरह सब कुछ होना चाहिए।
ये फोर्थ थ्योरी है, मैनेजरियल ग्रिड है, मींस एक ग्रिड को मैनेज करते हैं वो। कंपनी कहती है कि आप पर्सन्स जो है उनको भी देखिए, प्लस साथ में आपका जो प्रोडक्शन का काम है उसको भी कंप्लीट करवाइए। इस थ्योरी को हम बोलते हैं, इसलिए मैनेज। इन्होंने देखो ग्रिड में बनाया भी है, लीडर्स कहता है किन किन चीजों के इम्पेसिस करते हैं। स्टाइल 1 लेबर है, अगर प्रोडक्शन लो है तो पीपल भी लो होंगे, अगर प्रोडक्शन हाई है तो पीपल कहता लो होने चाहिए। ये मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? बोलते हैं जो लो लेवल के लोग हैं, मीन्स हमारे पास लो मतलब ये नहीं कि कैपेसिटी, मीन्स पर्सन्स काम है, उन पर्सन से काम ज्यादा कैसे करवाना है उस चीज को मैनेज करते हैं। अगर प्रोडक्शन कहता लो होगी तो पीपल हमेशा हाई होते हैं, ये मैनेजरियल ग्रिड में हमेशा होगी। जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां पे प्रोडक्शन हमेशा कम होती है। उसका रीजन ये होता है कि ज्यादा पर्सन, एक तो बातें ज्यादा, टाइम ज्यादा वेस्टेज होती है, प्लस वेस्टेज ज्यादा करते हैं। और फिर उन्होंने क्या मॉडरेट और मॉडरेट, या तो कहता पर्सन आपके पास मॉडरेट वाला होना चाहिए या फिर लास्ट में होना चाहिए हाई। अगर लेबर हाई है तो प्रोडक्शन भी आप हाई दीजिए। ये इस प्रकार से मैनेज करते हैं काम को। हर एक बंदे की पर्सनल थ्योरीज को भी देखेंगे, प्लस उसको मोटिवेशन लेवल में लेके प्रोडक्शन को भी कंप्लीट करवाएंगे। ये थ्योरी इस चीज को डील करती है। देखो इन्होंने बताया भी है, आगे पॉइंट देखिए। सबसे पहले इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट का मतलब हर एक काम को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, काम को कंप्लीट कैसे करवाना है, हर एक बंदे की पर्सनल थ्योरी को समझ के। दूसरा अथॉरिटी कंप्लाइंस, किस बंदे को कौन सी अथॉरिटी सेटअप कर रही है ताकि प्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। फोर्थ कंट्री क्लब। कंट्री क्लब हम बोल सकते हैं अभी, जैसे इन्होंने प्रोडक्शन में हाई लेके आना तो कौन से लो लेवल के लोग आपने यूज करने, मीन स्किल वाले, लो स्किल वाले, मॉडरेट वाले, वो डिसाइड करना। मिडल ऑफ द रोड। मिडल ऑफ द रोड का मीन्स हमेशा बीच में रह के काम करते हैं। ऐसे जो मैनेजर्स होंगे, मैनेजमेंट वाले, वो ये नहीं होते कि ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट करने के लिए स्किल्स को भी फाइंड कर रहे हैं और कंपनी के बीच में रह के खुद ही काम को कंप्लीट करवाते हैं, इसलिए उनको मिडल ऑफ द रोड भी बोला जाता है। हमेशा इसमें जो काम होगा वो टीम मैनेजमेंट की तरह काम होता है। कोई ये पर्सन नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ ऑफिसर हूँ और काम कंप्लीट करवाऊंगा। टीम मैनेजमेंट होती है, उसने अपनी चारों तरफ काम देख के कंप्लीट करवाना होता है। फिर है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वो होती है, कहता लीडरशिप पर्सन वो होता है जो अलग अलग सिचुएशन को समझ सके। मान लीजिए कंपनी में कोई कंडीशंस ऐसी आ रही है, अभी प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है, तो उस टाइम पे सिचुएशन में दूर जाने वाला पर्सन बजाय मीन्स उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर को कंप्लीट करना, ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं सिचुएशनल थ्योरी। जैसे इन्होंने लिखा भी है, लीडरशिप स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द सिचुएशन विच इज लीडर इमर्ज इन विच आर द वर्क्स। सिचुएशंस में ही कहता लीडर्स निकल के आते हैं। कौन से पर्सन जो आगे निकल जाते हैं वो लीडर्स बन जाते हैं, जो पीछे निकल जाते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो लीडरशिप के लिए सिचुएशंस कहता होनी जरूरी है। कंपनी में सिचुएशन कोई एक प्रकार की नहीं होगी, कई बार रेगुलर प्रॉब्लम चलती रहती है, कई बार बिना प्लान किए हुए कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। तो उस टाइम पे लीडर्स कैसे काम करती है, इन्होंने लिखा है भी कैसे भी कोई सिचुएशन हो लीडरशिप स्टाइल में हर एक बंदे में कहता सबसे पहले जरूरी है कि सबऑर्डिनेट कंसीडरेशन होना जरूरी है। ये सिचुएशन होती है कई बार हम मान लो किसी पर्सन को लीडर बना दिए, लोगों की सहमति है ही नहीं आपके साथ, तो लीडर कभी नहीं बन सकता। तो आपके पास सबकी सहमति होनी जरूरी है। दूसरा सुपरवाइजर कंसीडरेशन, जो आपके ऊपर लोग बैठे हैं मैनेजर, उनकी सहमति होनी भी जरूरी है कंपनी में। थर्ड टास्क कंसीडरेशन, काम के प्रति भी सहमति होनी जरूरी है। जिस काम में आपको रखा जा रहा है, आप उस माले मेरे से काम तो होगा ही नहीं, सिचुएशन में मैं काम कर नहीं सकता, तो कभी पर्सन का लीडर नहीं होगा। मीन्स आपको ये सिचुएशन में जैसी भी हो काम को कंप्लीट करवाने की कला आपके पास होनी चाहिए। फिर है ग्रेट मैन ऑफ थ्योरी लीडरशिप। ग्रेट मैन ऑफ थ्योरी लीडरशिप मान सकते हैं भी ये जो लीडर्स हैं बोर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। मीन्स जैसे हम बोलते हैं पैदा होते ही और एक तरह का लीडर निकल के आता है। एग्जाम्पल मान के चले भी कोई लीडर्स ऐसे बने भी, ग्रेट मैन के बारे में हम पढ़ रहे थे भी जो पर्सन पैदा ही वैसे होते हैं, इनके लिए लीडर हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए किसी एग्जांपल कोई पर्सन इलेक्शन में है, जो पर्सन पहले से इलेक्शन में खड़े होते हैं, उसके आगे ही फैमिली वाले मेंबर्स ही चलते चले आ रहे हैं, वो लीडर से निकल के आते हैं। ऐसे कई बार कंपनीज में भी होते हैं ग्रेट मैन थ्योरी, या फिर किसी की एग्जांपल देके जो लीडर्स बन जाते हैं, उस तरह के पर्सन को हम लीडरशिप बोलते हैं। ये वाले पर्सन हमेशा कहता है कमांडिंग में ही पर्सनैलिटी होती है, ये कमांड करने का काम ही करते हैं। इन्होंने आपको काम बता देना है और बाकी लोग वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। हमेशा इंटेलिजेंट और इंटीग्रिटी वाले पर्सन होते हैं, जो बोर्न स्टैंडर्ड ही ऐसा जिनका होता है भी, मीन्स पहले से इंटेलिजेंस होते हैं। वो आप उनको कुछ भी बोले, उनका माइंड बहुत तेज चलता हुआ। कभी शायद आपने कभी सुना भी होगा न्यूज में, कहीं पर कोई ऐसा बच्चा निकला भी हुआ ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, मीन्स वो स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंस पैदा हुआ।
बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमें नाचना नूचना आता है, जब आपने देखा ही वो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं हम लोग भी ये करेंगे, लेकिन वो लोग कर जाते हैं। तो स्टार्टिंग से इंटरनेट सेम कंपनी में भी ऐसे होते हैं, कुछ लोग स्टैंडिंग से मतलब स्टार्टिंग से ही लीडर पैदा हुए होते हैं, तो कंपनी में लीड ही करते हैं। फिर है 7th पाथ गोल थ्योरी, जो सिर्फ कंपनी में कहता है कुछ ना कुछ गोल के अकॉर्डिंग चलते हैं, मींस कैसे कंपनी के गोल या फिर पर्सनल गोल को अचीव कर रहे हैं उसकी थ्योरी पे ऊपर काम करते हैं। ऐसे लीडर्स को हम बोलते हैं पाथ गोल थ्योरी वाली लीडरशिप। वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेके कंपनी में आए होते हैं और कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी उनको अचीव करवाने होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कंपनी के साथ में जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके गोल भी अचीव साथ में वो करवाते हैं। ये हमेशा डायरेक्टिव स्टाइल में होंगे, आपको सिर्फ डायरेक्शन ही देनी है इन्होंने काम करने के लिए। सपोर्टिव स्टाइल भी होता है क्योंकि सपोर्ट करते हैं वो काम को कैसे कंप्लीट करना है। पार्टिसिपेट भी खुद करेंगे, जहां पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है खुद उस काम को करके दिखाते हैं, ये काम इस तरह कंप्लीट हो सकता है। हमेशा अचीवमेंट वाले पर्सन होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड गोल जैसे बोलते हैं। इनको ये होता है कि हमने कुछ ना कुछ अचीव करना है, जितना ज्यादा अचीव करेंगे हमें उसका फायदा ज्यादा होने वाला है। फिर उसके बाद एक और है हमारे पास 8वीं, वो है पार्टिसिपेशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। पार्टिसिपेशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मतलब होता है जो सिर्फ पार्टिसिपेशन में काम करते हैं। इम्प्लॉयज को सिर्फ कमांडिंग करना या फिर उनको डायरेक्शन करना वो काम नहीं करते, साथ खुद मिलके या बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे और सबका हौसला बढ़ाएंगे या फिर मोटिवेट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से रिकॉर्ड भी करवाएंगे। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन माने जाते हैं। मीन्स कंपनी के हर एक काम में खुद को अपने आप में पार्टिसिपेट भी करते हैं और कंपनी के गोल को अचीव करवाते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है कंटेम्परेरी इशू इन लीडरशिप। लीडरशिप में कुछ इशू भी होते हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं साथ में, कुछ भी इंपॉर्टेंट है लीडरशिप में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। लीडरशिप क्या है, उसके स्टाइल, उसकी थ्योरी या फिर उसके फायदे, या फिर उसमें लीडरशिप में कौन कौन से इशू होते हैं। सबसे पहला इशू है मेल फीमेल लीडरशिप स्टाइल। हमेशा कंपनी में ये इशू रहते ही है। मेल फीमेल को अगर मान लीजिए आपने लड़की को लीडर बनाया है तो हो सकते हैं जो पर्सन दूसरे सबॉर्डिनेट है वो कोऑपरेट ना करें। अगर मान लीजिए सभी लड़कियां ही काम कर रही हैं, उसमें लीडर आपने लड़के को बना दिया तो हो सकता है वो कोऑपरेट ना। तो ये हमेशा स्टाइल में फर्क रहता है, लड़के और लड़कियों के काम करने में डिफरेंस हमेशा रहता है। कंपनी में मोस्टली चलता ही चलता है क्योंकि नेगोशिएट करने वाले पर्सन से ज्यादा निकल के आ जाते हैं। दूसरा, लीडिंग थ्रू द एम्पावरमेंट। कुछ पर्सन ऐसे, ये हमेशा रहता है, कुछ पर्सन जो लीडर बनाए जाते हैं वो अपनी पावर्स को यूज नहीं प्रॉपर करते, काफी सबॉर्डिनेट्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। अभी ये बंदा जो सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए कंपनी में आया है तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स भी कंपनी में रहती हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लीडरशिप। बायोलॉजिकल बेसिस मींस कई लोग तो रंग के हिसाब से, या फिर कुछ लोग कम्युनिकेशन स्टाइल के हिसाब से, कुछ लोग स्टडी के हिसाब से, या फिर कुछ लोग कंपनी में किस बंदे की जिम्मेवारी को समझना ही नहीं चाहते। तो ये फैक्टर हमेशा इफेक्ट करते हैं किसी भी बंदे की लीडरशिप में। ये लीडरशिप में हमेशा कुछ लोग कंपनी में प्रॉब्लम चलती है, भाई लीडर बनाया जाए तो किस पर्सन को बनाया जाए, क्योंकि लीडर हमेशा सब उसको फॉलोअर्स करने वाले होने चाहिए, मीन्स उसके फॉलोअर्स होने चाहिए। सभी को ऐसे नहीं किसी को लीडर को बना देते हैं, तो ये इशू हमेशा कंपनी में चलते हैं। ये था आपके पास लीडरशिप का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना या अपने मैसेज को एक्सचेंज करना, जो आपके मन में चल रहा है दूसरे बंदों को समझाना, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। इन्होंने लिखा भी है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन पीपल द पर्पस ऑफ रीचिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग अचीविंग कॉमन गोल्स। कंपनी में क्योंकि जब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन बात करते हैं। बिजनेस में जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं एक बंदे को सुनने के लिए या फिर कंपनी में जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए, तो उनमें कम्युनिकेशन में होता है कि अपना मैसेज उन लोगों को पहुंचाना। किस तरह से पहुंचाना, ताकि सभी लोगों को इस तरह से फील हो कि हम एक फैमिली में बैठे समझ रहे हैं। बहुत तरह पर टाइप की कम्युनिकेशन आती है, लेकिन कम्युनिकेशन में जरूरी है कि आपके पास फेयरनेस होना जरूरी। इन लिखा भी है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फायदे क्या होते हैं। पहले, गेनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसीज, विनिंग कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। एक तो सबसे एक्सेप्टेंस मिल जाती है जब आप कम्युनिकेशन कर लेंगे, सबसे वो बातचीत बता देंगे। प्लस सभी लोगों से कोऑपरेशन मिल जाता है कि हम लोग जरूर जीतेंगे। गेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड आइडिया क्लियरली अंडरस्टूड। कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आइडिया है जिससे काम कंप्लीट किया जाता है, उसको इजीली बेस पे हम समझ जाते हैं। एक ही पॉइंट में काफी चीजें उन्होंने कंप्लीट कर दी हैं। ब्रिंगिंग अबाउट द डिजायर चेंजेस इन परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस में कौन से अपनी मन की इच्छा से चेंजेस करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन से ही हम चेंज कर सकते हैं। मैं कुछ मन में सोच के बैठा हुआ हूँ
तो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो वो कैसे कंप्लीट होगा, नहीं होगा। जब तक कम्युनिकेशन होगी तब जाके वो कंप्लीट होना है। सेकंड उन्होंने बताया इट हेल्प द मैनेजमेंट इन अराइविंग द वाइटल डिसीजंस। जो बहुत ज्यादा जरूरी डिसीजंस होते हैं उनको कैसे लागू करना है या वो डिसीजन कैसे लेने हैं, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही कंप्लीट हो सकते हैं। Constant communication with the person help the management to remain informed about their problems, difficulties and grievances. लगातार कम्युनिकेशन करते रहना मैनेजमेंट के लिए हमेशा फायदेमंद होता है कि वो प्रॉब्लम्स के बारे में कंपनीज में बताते चले जाते हैं, उनके सोल्यूशन इजीली बेस में मिल जाते हैं, जहां जहां पे फायदा हो सके उनको उस चीज का फायदा भी मिल जाता है। इट क्वाइट द इसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बना के लिए ताकि सभी लोग आपस में तालमेल बना के रखें, उसके लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ग्रेटर, बेटर, चीपर प्रोडक्शन आर द एम्स ऑफ ऑल मैनेजर्स। ज्यादा, बढ़िया और कम कॉस्ट वाला प्रोडक्शन हर एक मैनेजर की जरूरत है, मैनेजमेंट की या फिर कंपनी के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या है, उसमें जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कोई नॉलेज इकट्ठी करनी है, तो वो कम्युनिकेशन से ही निकल के आएगी। Under effective communication of system, it is quite convenient for employees to express their grievance. कम्युनिकेशन में कहता ये भी होता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर है तो जो एम्प्लॉइज या फिर सबऑर्डिनेट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपनी सलाह भी जरूर दे देते हैं, क्योंकि जब तक बात होगी नहीं तो एम्प्लॉइज क्या बताएंगे, फिर वो बैठे रहेंगे। अगर उनमें से कोई स्किल वाला पर्सन बैठा होगा तो आपको नॉलेज दे देगा। फिर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपको क्वेश्चन आएगा वो टाइप्स आएंगे, 4-5 प्रकार के टाइप्स हैं, उन बेस के आपको कम्युनिकेशन लिखनी होती है, किन किन प्रकार की कम्युनिकेशन होती है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन दी लेवल। लेवल के बेस पे कम्युनिकेशन किस बेस। सबसे पहले है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी बंदे से कम्युनिकेटर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनल इन्वॉल्वमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने किसी बंदों से मिलना है, पर्सन्स को मिलके मैं बात कर रहा हूं, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरी है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब कि जब हम सेंडर टू रिसीवर की बात ही करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, इस तरह की पर्सन को रिसीवर बोलेंगे इंटरपर्सनल। फिर है ग्रुप कम्युनिकेशन। जब हमारे पास 3 या फिर 3 से ज्यादा या फिर 12 से ज्यादा ग्रुप में पर्सन काम कर रहे हैं, उनसे जब आप एक मैसेज रिकॉर्ड करवाते हो, जब बताते हो उनको, तो वो ग्रुप कन्वर्सेशन हो जाएगी। एक है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिकेशन मीन्स जब आप इकोनॉमी में या सोसाइटी में या फिर पॉलिटिक्स में जैसे काम करते हैं, एक लीडर होता है, काफी लोग सुनने वाले होते हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे पॉलिटिक्स या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास दूसरा जो है बेस्ड ऑन फॉर्म्स और या फिर मीडियम यूज। मीन्स कम्युनिकेशन किसी प्रकार की यूज हो जाती है उसको। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब क्या होता है, जब आप सब लोगों को बोल के कुछ ना कुछ बताते हो। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब सिर्फ बोला नहीं जाता, मीन्स लिख के या किसी से क्वेश्चनर करके आंसर्स लिए जाते हैं, इस प्रकार की कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है अनइंटेंशनली, जब हम किसी से एक्चुअल वर्ड मीन्स स्पीकर किसी बंदे से कुछ ना कुछ निकलवाना चाहते हैं, मीन्स अपना दिमाग को यूज कर प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, उसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। मीन्स इंटेंशनली बंदा खुद आपको बता देता है। एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे मुझे फिर हमारे पास है हिप्नोटाइज बोलते हैं, वो कुछ भी चलो बोलते हैं, अभी तो मेरे को पता नहीं। उसके बाद है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कंपनी की टॉप अथॉरिटी जो चीज बताएगी उन लोअर लोगों को, लोअर लेवल में जो एम्प्लॉइज या फिर सबऑर्डिनेट काम कर रहे होंगे उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं जब लोअर लेवल के लोग, मीन्स लोअर लेवल में एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं, तो इनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। फिर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड का मतलब होता है टॉप से नीचे, वही चलने वाली, मीन्स फॉर्मर की एक टाइप है। अपवर्ड डाउन से अप जाने के लिए, मीन्स सबऑर्डिनेट जो है मैनेजमेंट को जब सपोर्ट करते हैं। फिर है लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन तब होती है जब 2 और 2 से ज्यादा पर्सन सबऑर्डिनेट के साथ सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, तब होती है लेटरल कम्युनिकेशन। मान लीजिए हम सबऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, मैं पहले बात कर रहा था, मेरे साथ में एक बंदा और आके बात करने वाला, मुझे लगा कि मैं प्रॉपर समझा नहीं पाया तो एक बंदा और आके समझा रहा था, इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे लेटरल कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको हम क्रॉस वाइज भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। कोई पॉइंट चला, इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के बीच में घूम के चली। एग्जाम्पल के लिए
हम किसी बंदे की एग्जांपल दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आई, मैंने एक बंदा और उठा लिया साथ में, उसकी इन्फॉर्मेशन देना लग गया स्टार्ट में, इस तरह की इसको बोलेंगे। कोई एक जगह पे काम नहीं कर रहे, हम क्रॉस वाइज घूम के बातचीत कर रहे हैं, तो उसको क्रॉस कम्युनिकेशन भी हम बोल सकते हैं। फिर है बेस्ड ऑन दी कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में सबसे पहले आ रही है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, कंपनी में जैसे बात की जाती है कंपनीज के काम के प्रति। दूसरी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सिर्फ पॉलिटिकल जैसे लीडर्स होते हैं जो पॉलिटिकल बातें ही करते हैं, वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होगी। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का मीन्स कल्चर में जैसे हम लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के हमें लोग मिलते हैं, अलग अलग टाइप से वो बात करते हैं, सबकी सुननी पड़ती है और सबको सुनानी भी पड़ती है, तो वो इंटरकल्चरल हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एजुकेशनल कम्युनिकेशन, एज पर स्टडी के बेस पे जैसे बातचीत होती है, जो इंग्लिश स्टैंडर्ड में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, समझाने का तरीका जैसे मान एग्जाम्पल चलते हैं, उसको हम एजुकेशनल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। ये थे आपके पास 3 टाइप की कम्युनिकेशन, जिसमें आके सब टाइप्स हैं, तो आपको सारी लिखनी पड़ेंगी अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वो क्वेश्चन आ जाता है तो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर आपकी कहता कम्युनिकेशन है तो वो इफेक्टिव कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या है। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले कहते हैं आपके पास कम्युनिकेशन का सोर्स होना चाहिए। कम्युनिकेशन सोर्स मीन्स किस चीज के ऊपर आप बात करना चाहते हो। ये नहीं है कि बिना फजूल कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं और फिर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक कोई सोर्स मेन नहीं होगा तो बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। सेकंड उन्होंने बताया उसमें हमेशा इनकोडिंग होनी चाहिए। इनकोडिंग का मतलब जब आप किसी से कोई बातचीत करना चाहते हो उसमें आपके पास कुछ ना कुछ बेस्ट पॉइंट, जिनको आप ब्रीफली नहीं समझाओगे, सिर्फ टॉप पॉइंट में बता के उसके बाद में उसके बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन लोगे उसके बारे में, इस तरह से इनकोडिंग होनी चाहिए। थर्ड वो बता रहा है कि मैसेज, हमेशा जो कोई पॉइंट बताने जा रहे हो उसका मैसेज होना चाहिए। डीपली बताओगे तो सुनने वाला भी थक जाएगा, तो हमेशा एक मैसेज की तरह ही काम होना चाहिए। फोर्थ दी चैनल, आपके पास चैनल होना, चैनल ये नहीं कि टीवी चैनल में बैठ के आप एडवर्टाइजमेंट के जब बात करेंगे, मींस आपके पास परफेक्ट प्लेस होनी चाहिए, कोई स्टेज बनी होनी चाहिए, या फिर ग्रुप में कहाँ पे मीटिंग करनी है, या कोई ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे मीटिंग हो सकती है, उस जगह पे आपके पास प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, तब आपकी कम्युनिकेशन जो है परफेक्ट निकल सकती है। फिफ्थ है उसमें डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब आपको टाइम टू टाइम जो डाटा आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज पर दूसरे लोगों के रिएक्शन से उसको चेंजेस भी करना होना चाहिए। आपको लगता है कि जो मैंने कोडिंग की हुई है उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, कई बार कोई बंदा क्वेश्चनिंग करने लग गया, हो सकता है क्वेश्चनिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप अपने डाटा को साथ के साथ चेंजेस भी करते रहें। सिक्स्थ अब आपका होता है रिसीवर्स, हमेशा आपके पास कहता है बातचीत करने के लिए रिसीवर होने जरूरी है। डाटा आपने रेडी किया है, सुनने वाला कोई है नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, मीन्स रिसीवर भी होनी चाहिए। लास्ट में फीडबैक, सबकी फीडबैक होनी जरूरी है, कम्युनिकेशन तभी बेटर हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में एजेंडा बता दिया जाता है, फिर सबसे फीडबैक जरूर ली जाती है, लास्ट में सभी लोग फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर डिसीजन हम ले सकते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन कहता है इस बेस पे हम इसको प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं। फिर मेरे पास है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकते हैं भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें होती हैं। सबसे पहली रुकावट है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है जब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डाटा को चेंज नहीं कर पाते। कभी भी पॉलिटिक्स में देखो, या अपनी कंपनी लेवल में देख लीजिए, या अपनी फैमिली लेवल में देख लीजिए, हम जब कोई बातचीत कर रहे होंगे, मुझे लगा कि सामने वाले क्वेश्चन ने कुछ और कर लिया, तो मैंने वो पॉइंट कैसे घुमाना है। आप भी अपनी फैमिली में शायद करते होंगे, कहीं पे गए बताना कुछ और या कुछ और, जाना था गोका चपड़ी चले गए सरहंद, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, तो उस टाइम पे फैमिली को कैसे समझाना होता है। फिर वो बात चलते चलते क्लास में फोन यूज करना, फिर बताना कि मैं आपको ही सुन रहा था, ये भी फिल्टरिंग ही हो जाती है ना। तो ये चीजों को हमेशा फिल्टरिंग ही बोलते हैं। दूसरा सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन मीन्स आपके पास एक सिलेक्शन करने की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आप अपना डाटा एजेंडा इकट्ठा लेके आए हैं, सबको कोई मैसेज बताना चाहते हैं, उसमें लोग किस प्रकार के आए हैं। आप स्टार्टिंग कर लें, कोई आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बात मान ही रहा है, क्योंकि कभी भी पॉलिटिक्स में देख लेना, जब भी कोई पॉलिटिशियन, कभी भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन जब कम्युनिकेशन कर रहा होगा या लेक्चर दे रहा होगा ना, तो वो टाइम टू टाइम चेंजेस करता रहता है अपने भाषण में। अगर तो वो लिख के लेके आया है फिर तो वो उसी को बोल के चला जाएगा, अगर वो लिख के नहीं आया तो पब्लिक के अकॉर्डिंग भाषण दे रहा है, फिर उसमें फर्म होता है भी सिलेक्शन उसकी बेस्ट है। तो ये सिलेक्शन हमेशा हमें जो सुनने वाले होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड होती है, भी हमें किस तरह से अपना डाटा को जो है रिप्रेजेंट करना है। फिर है इमोशंस। कम्युनिकेशन में हमेशा इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग जो इमोशन दिखाई नहीं पाते हैं, तो चलते रहे काम के बेस पे जैसे बोलते बोलते चले गए, तो वो गड़बड़ हो जाती है।
तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इमोशन हमेशा अफेक्ट करते हैं। सुनने वाले पर्सन भी आपको देखने होंगे और अपने इमोशंस को कैसे दिखाना है सबको, वो चीजें। फोर्थ हमारे पास है एक्सट्रीम इमोशंस। कई बार इमोशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही और ही दिशा में ले जाते हैं, तो ये भी गड़बड़ हमेशा रहती है। फिर आता है लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज। मान लीजिए हमारे पास सुनने वाले पर्सन सारे ही पंजाबी वाले हैं या हिंदी वाले हैं, हम इंग्लिश में चलते रहे तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। या फिर किसी ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पे समझ ही उनको नहीं आती है हिंदी या फिर पंजाबी, हमें उनकी भाषा बोलनी है, हमें वो चीज आती नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो लैंग्वेज भी हमेशा कम्युनिकेशन में रुकावट बन जाती है। उसके बाद है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का एक सिलेक्टिव परसेप्शन होता है। कई बार आपके टाइपिंग में भी किसी बंदे को समझाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपका टाइपिंग वाला काम भी चल जाएगा, तो गड़बड़ हो सकती है। स्टेटस डिफरेंस। कई बार कहता है कम्युनिकेशन में हम अपना स्टेटस प्रॉपर तरीके से दिखा ही नहीं पाते। मैं बोलूं कि हाँ फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बेस्ट पर्सन है, सबके लिए वो बेस्ट होगा हम कह नहीं सकते, क्योंकि हर जगह पे वो परफॉर्मेंस एक जैसे ही देगा, ये परफेक्ट नहीं हो सकता। हर जगह मीन्स ऐसा हो नहीं सकता। यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। कई बार कम्युनिकेशन करते समय हम लोग ऐसे सिग्नल या फिर ऐसे मैसेज भी दे देते हैं जिससे झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं। आपने शायद न्यूज वगैरह में कई बार देखा भी होगा, बाद में भी सभी पार्टी वाले बोलते हैं बंदे को क्या है माफी मांगनी चाहिए, है ना। पीछे भी ऐसे भी किसी पार्टी में भाषण देते हुए कई बार इमोशन इतने ज्यादा आगे और दूसरे बंदे को गलत बोल जाता है, तो दूसरी पार्टी पर उसके हल्ला करते हैं भी ये हो गया तो माफी मांगनी चाहिए। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। रेलुकेंस टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कहता हमेशा आपके पास ट्रांजिट मैसेज होना चाहिए, मीन्स आपके पास डाउट को कैसे क्लियर करना है। बहुत सारे डाउट्स निकलते हैं जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो डाउट को क्लियर करना। कई बार हम किसी क्वेश्चन से खुद ही डाउट में आ जाते हैं भी एक्चुअल में कोई कंडीशन सही है या नहीं है, तो इन चीजों को भी रुकावटें हमेशा पड़ती हैं। दूसरा इन्होंने बताया डे में डिसलाइक, लाइक, राइटिंग, टॉकिंग, मीन्स हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं जो लोग हमें सुनने आएंगे, जिनको हमने मैसेज बताना है, क्या वो सुनना पसंद करते हैं या नहीं करते, लिखना पसंद करते हैं या नहीं करते, ये चीजें भी हमारे उसमें लिखी जाती हैं। फिर होता है हमारे पास प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के भी 2 मीनिंग इन्होंने बताया है। कहता प्रोजेक्शन मोटिव इज अदर बिहेवियर। पहला प्रोजेक्शन तो कहता ये हो सकता है कि हम अपने मोटिव को दूसरे लोगों को समझाएंगे भी कैसे मोटिवेट करना है। दूसरा कहता ये भी हो सकता है कि हम मान के चल सकते हैं कि दूसरे बंदे नहीं समझेंगे, तो ये हमेशा प्रोजेक्ट में लेके चलते हैं भी जो मैंने डाटा लिया क्या वो दूसरे बंदे समझेंगे या नहीं समझेंगे। लास्ट में है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट भी हमेशा होता है कि ग्रुप के ऊपर आप कैसा प्रभाव डालेंगे। कुछ लोग होते हैं कि आपके भाषण से स्टार्टिंग से ही आपके साथ प्रभावित होते हैं और शुरू में ही ताड़ियां दुनिया स्टार्ट होगी, मीन्स आपके लिए हल्लाशेरी देने लग गए। कुछ लोग होते हैं पूरी क्लास ही खत्म होगी, जस्ट मीन्स उनका पूरा टाइम खत्म हो गया, तो फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया अपने भाषण, या फिर सबको समझा नहीं पाया, तो फिर वो गड़बड़ निकल के आए थे। तो ये हमारी कम्युनिकेशन में हमेशा बैरियर्स या फिर रुकावटें हम मान के चलते हैं। जो भी रुकावटें हमारी कम्युनिकेशन में आती हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ओवरकमिंग टू दी बैरियर्स टू दी कम्युनिकेशन। सबसे पहले फोस्टरिंग गुड रिलेशनशिप। अगर आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन लोगों के साथ अपना डाटा शेयर करते हैं उनके साथ अगर रिलेशनशिप आपके बेस्ट हो जाएंगे, मीन्स उनके बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट कर लोगे, प्लस उनके साथ एक फैमिली बिहेव करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन शुड बी पर्पसफुल डायरेक्टेड टू द इंडिविजुअल्स। हमेशा किसी पर्पस के साथ होनी चाहिए कम्युनिकेशन। बिना किसी पॉइंट के आप बातचीत करते रहेंगे तो इंडिविजुअल उस चीज को नहीं समझेंगे। कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स। हमेशा एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेट मीन्स मेल जोल या तालमेल नहीं होगा तो कम्युनिकेशन प्रॉपर कभी नहीं होती। अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज। कोशिश हमेशा कीजिए कि आपको चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी जैसे जिस मर्जी में लैंग्वेज में बात करना आता है, चाहे इंग्लिश है, चाहे पंजाबी है, चाहे हिंदी है, चाहे कोई भी है, कोशिश ये करिए कि टेक्निकल लैंग्वेज अपने पर्सन्स में कम यूज करिए ताकि उनके क्वेश्चंस कम निकल के आए, वो समझे उन चीजों को। कई बार आप टेक्निकली कुछ बोल जाए तो वो बंदा समझ ही ना पाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा कहता कम्युनिकेशन में फीडबैक होना जरूरी है। जो चीज आपने किसी को समझाई है उसको आपको पूछना जरूरी है। क्लैरिटी इन मैसेज में हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए भी एक्चुअल में आप क्या चीज समझाना चाहते थे। मीन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बंदा कंफ्यूज हो या फिर प्रोबेबिलिटी बेस पे आप काम करें भी संभावना हो ऐसी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए और सबके माइंड में जाना चाहिए।
कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिलोसफी, हमेशा जब कम्युनिकेशन की जाएगी कंपनी की जो फिलोसफी होगी, जब मीन्स कंपनी के जो सोच है या कंपनी के रूल्स अकॉर्डिंग, उसके बेस पे ही कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, मीन्स हमारे पास क्लियर कट डेफिनेशंस होनी चाहिए, जो भी चीज हम समझाना चाहते हैं एक ही दिशा में चल के हम अपने काम को कंप्लीट करने वाले होने चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर्स, कंपनी में कम्युनिकेशन के लिए डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर होना चाहिए। सभी लोगों को एक जैसे ट्रीट कर लोगे हमेशा गड़बड़ होंगी, मीन्स हर एक बंदे को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग काम मिले होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, कंपनी में पॉलिसीज होनी भी जरूरी है, मीन्स अगर पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। मिनिमाइज सिमेंटिक प्रॉब्लम, मिनिमाइज सिमेंटिक प्रॉब्लम का मतलब कई बार हमारे पास ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं जिनके डबल मीनिंग होते हैं, तो वो चीजें ना यूज करें। जा तो अपने वर्ड को पहले से ही क्लियर इस तरह से यूज करें बंदे एक बार में समझ ले। आपने कोई कम्युनिकेशन की, उसके मीनिंग डबल निकल रहे हैं तो कुछ बंदे हंसेंगे, कुछ बंदे उस चीज को समझेंगे, तो कोशिश की जाए कि डबल मीनिंग वाले वर्ड्स को अवॉइड ऑलवेज किया जाए। यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, हमेशा प्रॉपर चैनल को यूज कीजिए। आर भारत लेना है ये नहीं चलेगा, मीन्स लेक्चर के लिए रूम होना चाहिए या फिर आपके पास माइक्स वगैरह होने चाहिए। ऐसी भी कंडीशन ना होना कि आप लोग खड़े बोल रहे हैं बाकी को सुन नहीं रहा, तो ऐसी चीजें ना होनी चाहिए, मीन्स प्रॉपर चैनल आपके पास कम होने चाहिए। ये था आपके पास कम्युनिकेशन का टॉपिक, जिसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है भी कम्युनिकेशन क्या है, या टाइप्स, या फिर उसमें रुकावटें क्या है, या फिर ओवरकमिंग कैसे हो सकती है।